हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को आज डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यू बैंकिंग। न्यू बैंकिंग क्या होता है। न्यू बैंक इज अ डिजिटल बैंक। ये एक डिजिटल बैंक को बोला जाता है, ठीक है। तो एक डिजिटल बैंक होगा जिसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगी, ये यानी ये सारा काम 100% काम सिर्फ ऑनलाइन करता है ये बैंक। और ये जो नियो बैंक होगा इसकी कोई भी फिजिकल कोई ब्रांच आपको कहीं पे नहीं दिखेगी। ज्यादातर जो फिनटेक होती है, जैसे फिनटेक जैसे कि फोन पे, ठीक है, ये जो कंपनी है पेटीएम, तो ये एक टाइप का न्यू बैंक आप इसको बोल सकते हो। तो ये ऐसा डिजिटल बैंक होगा जिसकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होगी। इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिजिकल प्रेजेंस एट ए सेट लोकेशन, नो बैंक इज इंटायरली ऑनलाइन। तो इसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती और ये सारा काम ऑनलाइन करता है। अ ब्रॉड कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर हु प्राइमरी टारगेट टैक्स सेवी कस्टमर। तो इसके कस्टमर कौन से होते हैं। कुछ लोग जैसे मान लीजिए 60+ है, तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते। तो उनके लिए नहीं है ये जो टैक्स सेवी कस्टमर, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। कम्स अंडर अम्ब्रेला ऑफ न्यू बैंकिंग, तो वो सारे न्यू बैंक इसमें हो जाएंगे। तो वो न्यू बैंकिंग से बैंकिंग सर्विसेज अवेल करते हैं। बेसिकली न्यू बैंक इज ए फिनटेक फर्म दैट प्रोवाइड डिजिटल एंड मोबाइल फर्स्ट, यानी ये जो सर्विसेज देगी जैसे पेमेंट, डेबिट कार्ड, मनी ट्रांसफर, लेंडिंग, इस तरह की जो है सर्विसेज देंगे। ये भी एक नंबर का पूछ सकते हैं कि न्यू बैंकिंग क्या होता है। व्हाट इज रेगटेक, व्हाट इज फिनटेक, व्हाट इज सबटेक। तीन टाइप की जो टेक है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो REG है इसका मतलब है रेगुलेटरी, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी। तो रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। इट रेफर्स टू टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस दैट स्ट्रीमलाइन एंड इम्प्रूव रेगुलेटरी प्रोसेस। यानी जो हमारा एक ऐसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जिससे रेगुलेटर अपने काम को इजी कर सके, तो उसी को रेगटेक बोला जाएगा। तो रेगुलेटर कौन है, जैसे अगर बैंकों की बात करें तो RBI रेगुलेटर। तो RBI इस तरह से जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा ताकि बेटर वे में जो है अपने रेगुलेटरी प्रोसेस को बेटर वे में कंट्रोल कर सके, तो वही उसका रेगटेक इसमें हो जाएगा। रेगटेक इज अ टेक्नोलॉजी सिस्टम दैट असिस्ट ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन मैनेजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। तो रेगटेक क्या कर रहा है, बैंकों की मदद कर रहा है। किस तरीके से बैंकों की मदद कर रहा है कि कोई जैसे रेगुलेटर ने कुछ कंप्लायंसेस के लिए बोला, जैसे बैंकों को बोला CRR 4% रखने को, तो जो सिस्टम है वही कैलकुलेट करके खुद से पैसा ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी है रेगटेक। इस टेक्नोलॉजी सिस्टम का इस्तेमाल बैंक, ये जो है बैंकों की मदद करता है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद करता है ताकि वो अपने रेगुलेटर के कंप्लायंसेस को मैनेज कर सके। वही आपका रेगटेक। तो रेगटेक क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस है जिससे रेगुलेटरी प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाएगा। और इसका इस्तेमाल जो है, यहाँ पे लाइन एग्जैक्टली बैंक के लिए नहीं, यहाँ पे लाइन सॉरी RBI के लिए नहीं, बैंकों के लिए बोली गई कि ये टेक्नोलॉजी बैंक इस्तेमाल करेगा। रेगुलेटर ने इसको जो जो काम दिए हैं वो काम अच्छे से कर पाए, मैनेज वे में कर पाए उन कंप्लायंसेस को। तो इसी पर्पज के लिए जो है रेगटेक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज फिनटेक। फिनटेक क्या होता है। अगर फाइनेंशियल सर्विसेज आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसको ही हम फिनटेक बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज को दिया जाएगा टेक्नोलॉजी की हेल्प से। जैसे आपका पेटीएम, ये आपका एक फिनटेक हो गया। फिनटेक और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैन बी डिस्क्राइब एज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू डिलीवर फाइनेंशियल सॉल्यूशन। तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर को दी जाएंगी, तो वो हो जाएगा हमारा फिनटेक। एग्जाम्पल भी हो गया आपका पेटीएम और फोन पे। एक टर्म होती है टेकफिन, इसी का उल्टा, जैसे ये फिनटेक लिखा है ना, इसको आप ऐसे लिखेंगे टेकफिन। टेकफिन क्या होती है, टेकफिन इसी का उल्टा होता है। जनरली जो टेकफिन है उसमें टेक्नोलॉजी वर्ड पहले आया, जैसे गूगल पे। गूगल पे आपका टेकफिन है। जो ये टेकफिन फर्म्स होती है इनका मेन काम क्या होता है कि पहले ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल जाइंट थी और उन्होंने बस फाइनेंशियल प्रोडक्ट अपना, उनके पास 100 काम है तो 100 में से एक काम को अपना फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे उन्होंने देना शुरू किया, तो वही होती है टेकफिन। जैसे गूगल पे, गूगल पे क्या पहली बार आया था तो उससे पहले गूगल को कोई नहीं जानता था। सभी लोग जानते हैं गूगल का सर्च इंजन, और भी कई सारे गूगल के प्रोडक्ट है। पहले से हम गूगल के बारे में जानते हैं, यूट्यूब गूगल का है। तो कई सारे जो है, इसकी जो कमाई है बहुत सारे और सोर्सेज से हो रही थी। गूगल पे तो उसका बस एक छोटा सा, जैसे बोलते हैं ना, एक छोटा सा हिस्सा है। इसके पास अगर 100 काम है तो 100 में से एक काम इसका गूगल पे। बट अगर आप पेटीएम में फोन पे की बात करो तो ये पहली बार कब हमें सुनाई दी थी। फोन पे हमें तब से सुनाई दिया जब से ये ऐप बनी है फोन पे, उससे पहले हमने फोन पे का नाम नहीं सुना था। ऐसे पेटीएम भी जब से ये बना तो ये ऐप के तौर पे, पेमेंट ऐप के तौर पे काम किया, तो इसीलिए इसको फिनटेक बोलते हैं। यानी इसने फाइनेंशियल सर्विसेज पहले देनी शुरू की टेक्नोलॉजी की हेल्प से। और जो टेकफिन है ये पहले से बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे और फाइनेंशियल इन्होंने बाद में देना शुरू किया, इसलिए बाद में FIN को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फिनटेक और टेकफिन में। ऐसे सबटेक भी होता है, सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजीज को बोला जाता है। इसमें जो SUP है ये आपके सुपरवाइजरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और TECH आपका टेक्नोलॉजी हो गया।
ये क्या कर रहे हैं, दैट असिस्ट फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटीज इन मैनेजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। तो ये सुपरवाइजर की हेल्प कर रहे हैं कि जो रेगटेक है ये बैंकों की हेल्प कर रहे हैं और ये सुपरवाइजर की हेल्प कर रहे हैं ताकि वो बेटर वे में सुपरवाइज कर सके इन मैनेजिंग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। तो ये सुपरवाइजर को सपोर्ट करते हैं। सुपरवाइजरी एजेंसी मैनेज रिस्क इन फाइनेंशियल सेक्टर एंड ऑल्सो इम्प्लीमेंट रेगुलेशंस। तो सब टेक की हेल्प से जो हमारे सुपरवाइजर रेगुलेटरीज है, सुपरवाइजरी एजेंसीज है, वो फाइनेंशियल सेक्टर में रिस्क को या बाकी चीजों को जो है मैनेज करने का काम करती है। तो 3 यहाँ पे हो गया। रेगटेक बैंक इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो सुपरवाइजर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को पूरा कर सके। सबटेक सुपरवाइजर इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो बेटर वे में रेगुलेट कर सके। फिनटेक फाइनेंशियल कंपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से सुविधाएं दे रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही है, तो वो जगह हमारा फिनटेक। व्हाट इज हैशटैग बैंकिंग? तो हैशटैग का साइन ये वाला होता है ना। तो ट्विटर की हेल्प से, ट्विटर में बैंकिंग की सर्विसेज दी जाएंगी ट्विटर की हेल्प से। तो इसमें आपको करना क्या होगा, अगर आपको हैशटैग बैंकिंग अवेल करनी है तो पहले आपको ट्विटर में अपने बैंक को सर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके बैंक का नाम है एसबीआई, तो आप पहले ट्विटर में एसबीआई को सर्च करोगे, आपको एसबीआई का अकाउंट दिखेगा ट्विटर में। आप क्या करोगे, उसको फॉलो करोगे। जैसे आप फॉलो करोगे तो वो एसबीआई आपको बाय डिफॉल्ट ही फॉलो करेगा। ठीक है, वो सिस्टम ही ऐसा बनाया है। तो आपको अपने बैंक को फॉलो करना पड़ेगा ट्विटर में, आपका बैंक आपको फॉलो करेगा। उसके बाद आपको कोई भी मैसेज है, कुछ भी आप अपनी सर्विसेज चाहते हैं, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, कोई भी सर्विसेज चाहते हैं, तो पहले आपको हैश का साइन लगाना पड़ेगा और आप इसको या तो पर्सनल मैसेज भेजिए, एसबीआई को आप पर्सनल मैसेज भेजेंगे, या फिर आप सभी के सामने जो है मैसेज आप उसको भेज सकते हैं। फिर आपको पर्सनल रिप्लाई ये करेगा जो भी आपकी सर्विसेज है। जनरली ये जो है ट्विटर से वो बैंक के अकाउंट पे, बैंक के पास डिटेल जाएगा और फिर आपकी जो चीज़ें हैं उसको प्रोसेस की जाएगी। ठीक है, वही होता है आपका हैशटैग बैंकिंग। हैशटैग इज यूज ऑन सोशल मीडिया, जैसे ट्विटर में। इससे क्या होता है, किसी स्पेसिफिक मैसेज, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के मैसेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ए हैशटैग इज ए वर्ड और फ्रेज जिसको इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो साइन होता है। इंडियन बैंक हैव स्टार्टेड यूजिंग द हैशटैग टू प्रोवाइड सर्विसेज। तो जनरली बैंक भी जानते हैं कि आजकल की जो जनता है, खासतौर पर जो यंगस्टर, वो ट्विटर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अगर उनको कोई बैंकिंग सर्विसेज ट्विटर के थ्रू मिल जाए तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के जो हैशटैग बैंकिंग को बनाया गया। टू पार्टिसिपेट इन हैशटैग बैंकिंग द कस्टमर हैज़ टू फॉलो हिज बैंक ऑन ट्विटर। तो आपको पहले अपने बैंक को ढूंढना पड़ेगा, ट्विटर में आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपका बैंक आपको फॉलो करेगा। उसके बाद आप इनको कोई भी सर्विसेज के लिए बोल सकते हैं, जैसे बैलेंस। इसमें ज़्यादा सर्विसेज को नहीं रखा गया सिक्योरिटी पर्पज के लिए, बट शुरुआत में फंड ट्रांसफर, बैलेंस इंक्वायरी, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आप उनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंट एग्रीगेटर? अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है? इट इज अ टाइप ऑफ आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी, एनबीएफसी एए लाइसेंस। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जिसको ए का लाइसेंस दिया गया, दैट हेल्प एंड इंड्यूसर्स सिक्योरली एंड डिजिटली असेस। तो होगा क्या कि अकाउंट एग्रीगेटर के जो जो आपके जो जो इससे जुड़े होंगे, अकाउंट एग्रीगेटर से जो जो बैंक इसके मेंबर होंगे, तो वो बैंक क्या कर सकते हैं कि दूसरे बैंकों से जो इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल फॉर्म में शेयर कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का ये तरीका है। फ्रॉम वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे हैव एन अकाउंट विद एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एए नेटवर्क। तो एए यानी अकाउंट एग्रीगेटर का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है। मान लीजिए एसबीआई भी इसका पार्ट है, एचडीएफसी भी है, पीएनबी भी है, बीओबी भी, 3-4 बैंक मतलब मान लीजिए जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए एसबीआई को कोई इन्फॉर्मेशन कस्टमर की चाहिए और वो बैंक ऑफ बड़ौदा में उसका अकाउंट है। मान लीजिए कस्टमर लोन लेने आया एसबीआई के पास, तो एसबीआई के पास दो तरीके, वो कस्टमर को बोलेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की 2 साल की स्टेटमेंट लेके आओ। ठीक है, अब कस्टमर बीओबी जाएगा, फिर वो फिजिकल कॉपी मांगेगा स्टेटमेंट की, फिर पेपर वेस्ट, टाइम वेस्ट। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो है एसबीआई कस्टमर की रिक्वेस्ट को भेजेगा बीओबी, और उसके रिक्वेस्ट के देखने के बाद उसका साइन सब मैच करने के बाद बीओबी क्या करेगा, एसबीआई को सीधे वो स्टेटमेंट भेज देगा ऑनलाइन। वो फायदा आपके अकाउंट एग्रीगेटर का, यानी एक तो टाइम सेव होगा और सारी चीजें डिजिटली होगी, कस्टमर को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, वरना उसको पहले बीओबी जाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब उसको फिजिकल कॉपी मिलेगी, फिर उसको दोबारा इधर आना पड़ेगा। तो कस्टमर का टाइम भी बचेगा, बैंक का टाइम भी बचेगा। तो उसी के लिए एग्रीगेट है आपका ये अकाउंट एग्रीगेटर, उसी तौर पर काम करता है। तो इसमें शेयरिंग किस किस बैंक के बीच में की जाएगी, जो इस अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क का हिस्सा है। तो इसके नेटवर्क में जो जो इसकी मेंबरशिप लिए हुए हैं वही सारे बैंक आपस में शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को अकाउंट एग्रीगेटर की हेल्प से। ठीक है, ये भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। जब भी दो बैंकों की बात होगी तो कोई इशू ना हो जाए, तो इसलिए आरबीआई हमेशा उसको रेगुलेट करेगा। तो अकाउंट एग्रीगेटर को भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है और एनबीएफसी एए लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, और वो जो है प्रॉपर उसका जो नेटवर्क है, जो जो बैंक इसके नेटवर्क में आएंगे वो आपस में डेटा को शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जो ह्यूमन बींग है, हम किस तरह से सोचते हैं, हमारा दिमाग किस तरह से सोचता है, उसी की कॉपी करना, वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज अ एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्फसिस द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन सॉफ्टवेयर दैट बैंक
दैट वर्क और रिएक्ट लाइक ह्यूमन। एक ऐसी मशीन बनाना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना जो कि ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट करता है, वही आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का क्या मतलब है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब है कि जो रोबोट्स है उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। सॉफ्टवेयर रोबोट्स है और वो जैसे मान लीजिए अभी तो क्या हो रहा है कि अगर कोई कस्टमर आता है तो पासबुक में अगर उसको प्रिंटिंग करानी, तो आजकल तो कई सारे बैंकों ने अपनी अपनी मशीन्स बनाई है। मान लीजिए कस्टमर को कोई स्टेटमेंट चाहिए या कोई भी वो अपनी बैंकिंग सर्विसेज चाह रहा है, तो रोबोटिक प्रोसेस इन्फॉर्मेशन का मतलब रोबोट्स आएंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, कुछ कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में खाना, कुछ होटल्स ऐसे हैं जो कि, कुछ तो ऐसे होटल है जो 100% सिर्फ रोबोट से चलाते हैं, मतलब वहाँ पे एक को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। सारा काम, खाना बनाना, वेटर का काम, ठीक है, खाना ऑर्डर लेना, मतलब ए टू जेड सारा काम रोबोट्स कर रहे हैं। ऐसे भी कुछ जगह बन गई है। तो आप सोचिए कि जो रोबोट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो रोबोट्स हैं वो ह्यूमन की तरह सारा काम कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। फ्यूचर में आप इमेजिन कीजिए कैसे बैंकिंग, जब आप बैंक में एंटर करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की जगह आपको एक रोबोट दिखेगा, फिर आप अंदर जाते, ब्रांच मैनेजर की जगह आपको एक रोबोट दिखेगा। मतलब फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि पूरा काम ऑटोमेशन कर दे, सारा काम रोबोट से आप करा सके। तो वो ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, ठीक है। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ऑटोमेटिंग। देखा जाए तो ये रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत खराब है, क्योंकि लोगों की जो जॉब्स है वो एक रोबोट को दी जा रही है एक तरह से, ठीक है। और जॉब डे बाय डे कम हो रहा है, तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए एज सच तो बहुत अच्छा नहीं है। और इसमें सारा काम जो है सॉफ्टवेयर रोबोट्स को दिया जा रहा है। दीज टास्क इंक्लूड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कोई प्रोसेसिंग करानी ट्रांजेक्शन की, रोबोट्स करेगा। आईटी मैनेजमेंट करना है, रोबोट करेगा। ऑटोमेटेड ऑनलाइन असिस्टेंट चाहिए, वो भी रोबोट करेगा। तो इसमें सारा काम जो है रोबोट से कराया जा रहा है। रोबोट कैसे करेंगे उस काम को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, हमने अभी देखा था ना, ये ह्यूमन बीइंग की नकल करता है। जिस हिसाब से ह्यूमन सोचता है तो उसी हिसाब से काम करता है। तो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो कि टास्क जो उनको दिए जाते हैं उस काम को करते हैं, और दैट वंस रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटरवेंशन सच एज कस्टमर सर्विस एंड आईटी मैनेजमेंट। तो अब सारा काम जो है रोबोट की हेल्प से किया जाएगा, और वही आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। व्हाट इज चैटबॉट? तो कई बार आप बैंकों को, कहीं पे भी आप सर्विस जो है चैट करते हैं, कोई भी आपको डाउट है, तो आपने देखा होगा कि बहुत से बैंकों ने अपना चैटबॉट्स जो है वो लॉन्च किया। यानी जो रिप्लाई करता है वो बैंक का असिस्टेंट नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो आपको रिप्लाई कर रही है, उसको बोलते हैं चैटबॉट। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, वो मिमिक्री करते हैं रिटन और स्पोकन ह्यूमन स्पीच। कई बार वो बोलेंगे, आपको फोन में बात करेंगे, लेकिन वो आप, मतलब कोई स्टाफ नहीं बात कर रहा होगा, कोई वो आपका रोबोट आपको रिप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। लिख के, बोल के भी वो आपको जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर कर सकता है। और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी रियल पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। वैसे थोड़ा बहुत आवाज़ से हमें पता लग जाता है कि रियल पर्सन नहीं है, बट फिर भी वो पूरा कोशिश करते हैं कि कन्वर्सेशन करे एक रियल ह्यूमन बीइंग की तरह। अ चैटबॉट कैन बी डिप्लॉयड फॉर कस्टमर सर्विस, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और a वेबसाइट। तो किसी भी वेबसाइट पे, कोई भी कस्टमर सर्विस है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वहाँ पे चैटबॉट आपको आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। एज ए कस्टमर सर्विस के तौर पे इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट इज डिजिटल करेंसी? आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना, वो भी एक टाइप की डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी का मतलब होता है कि डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी या इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। इट इज अ टाइप ऑफ करेंसी अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म इंस्टेड ऑफ बैंक नोट। एक तो करेंसी हो गया, आपके पास सिक्के हैं, कुछ कॉइन्स है, सिक्के कॉइन एक ही हो गया। मान लीजिए आपके पास कुछ नोट्स है, कुछ कॉइन्स है, तो ये आपके पास पैसा है। या फिर एक तरीके, आपके पास सिक्के भी नहीं, कॉइन्स भी नहीं, पर आपके पास डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पैसा है, तो उसी को बोला जाता है डिजिटल करेंसी। इसकी वैल्यू इक्वल है फिजिकल करेंसी के। इट कैन बी एक्सचेंज रिमोटली विद इंस्टेंट। कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड, आप इस डिजिटल करेंसी को भी उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि आप फिजिकल करेंसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल्स, क्रिप्टो करेंसीज हो गया, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हो गया, तो ये सब इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। इस डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल हम कहाँ कर पाएंगे? इट मे बी यूज टू बाय फिजिकल गुड्स और सर्विसेज। अगर आपको कुछ गुड्स या सर्विसेज करनी है, खरीदनी है, उसकी पेमेंट करनी है, तो आप उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर पाएंगे। डिजिटल मनी कैन इधर बी सेंट्रलाइज वेर देर इज सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई। तो या तो ये सेंट्रलाइज हो सकता है, जो कि सेंट्रल वे में जो है पैसे की सप्लाई उन सबको कंट्रोल करेगा, या ये डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है, जहाँ पे मनी सप्लाई का जो कंट्रोल है वो अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग जगह से उसको कंट्रोल किया जाएगा। और डिजिटल करेंसी कैन बी इन स्टोर्ड वैल्यू कार्ड और अदर डिवाइसेस। तो इसको आप इस्तेमाल कर पाएंगे, डिजिटल करेंसी को आप स्टोर कर पाएंगे, जैसे पैसे को आप जमा करते हैं ना, ऐसे ही इसको आप स्टोर्ड वैल्यू कार्ड में इस पैसे को, डिजिटल करेंसी को आप स्टोर भी कर पाएंगे, या बाकी के डिवाइसेस में भी इसको आप स्टोर कर पाएंगे। तो वही आपका डिजिटल करेंसी इसमें हो गया। तो डिजिटल करेंसी सिंपल है, ये एक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की करेंसी है,
ऑनलाइन करेंसी आप इसको बोल सकते हैं। और ये बिल्कुल फिजिकल करेंसी की तरह ही काम करेगा, उसी की तरह एक्सचेंज किया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका एग्जांपल आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो गया। ठीक है, और कोई भी आप गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट के लिए आप डिजिटल करेंसीज को इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दो तरह से हो सकता है, या तो सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में एक सेंट्रल पॉइंट होगा जो कि पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करेगा, ये जो डिजिटल करेंसी का जो पेमेंट है उसको कंट्रोल करेगा। डिसेंट्रलाइज में अलग अलग सोर्सेज होंगे, वहां से जो पैसे इन्फॉर्मेशन सेंट्रल भेजी जाएगी और फिर उसको कंट्रोल किया जाएगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट आप जानते हैं, मिनिमम ₹1 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम नो लिमिट। ठीक है, तो उसमें बैचेस कितने के बनते हैं, तो अभी आधे घंटे के 48 बैचेस बनते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा डी 48। इसमें अमाउंट क्या है, मिनिमम ₹1 और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। अगर हम बात करें आरटीजीएस की, तो इसमें मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम का भी कोई लिमिट नहीं है। नेफ्ट और आरटीजीएस में मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम इसमें ₹1 और इसमें मिनिमम 2 लाख रुपए। और ये जो है आधे घंटे के बैचेस बनाता है, आधे घंटे के 24 बैचेस बनाता है, तो टोटल 48 आवर्स हो गए ना। एक घंटे में 2 बैचेस बनेंगे, तो 24 घंटे में आपके 24 × 2 48 बैचेस इसमें बनाए जाएंगे। अगर हम आरटीजीएस की बात करें तो मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम का इसका कोई लिमिट नहीं होता। चलिए 48 आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी मतलब पहले आपको एज ए कस्टमर उसको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई नॉर्मल इंडिविजुअल आ रहा है, नॉर्मली इंडिविजुअल को आपको सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहिए ना, वो बोलेगा कि मुझे करंट अकाउंट ओपन करना है, तो क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, तो उसको आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया। केवाईसी बाकी चीजों की तो बात बाद में होगी, पहले बात होगी कि एज ए कस्टमर अब आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो वाली बात होती है। तो वही होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। तो इसमें क्या बोला है, बैंक विल नॉट ओपन एन अकाउंट विच इज ऑपरेटेड बाय थर्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। मान लीजिए अकाउंट होल्डर कोई और है, लेकिन जो है कोई थर्ड पर्सन उसके बिहाफ पे उस अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है, ये अलाउड है। जनरली देखा होगा कि जो छोटे बच्चों का जो अकाउंट होता है, उनके जो गार्डियन है वो उनको ऑपरेट करते हैं, लेकिन अकाउंट आपका ये बच्चों के नाम पे होता है, लेस देन 10 ईयर्स। या और भी कुछ केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल हैंडीकेप्ड है, पूरी तरह से फिजिकली हैंडीकेप्ड, तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके अकाउंट को उनके बिहाफ पे ऑपरेट करते हैं, तो थर्ड पर्सन उसको ऑपरेट करे वो अलाउड है। फॉर ए प्रोफेशनल इंटरमीडिएटरी फॉर हिज क्लाइंट्स, तो कई बार क्या होते हैं प्रोफेशनल, जैसे मान लीजिए कोई प्रोफेशनल वो अपने क्लाइंट के लिए अकाउंट को ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, तो वो भी अलाउड है। इन्हें बेनामी नेम, इसको बोला जाता है अननोन नेम, हमें मालूम नहीं कौन है, उसके नाम पे अगर अकाउंट खोलें तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, विल नॉट अलाउ। तो सी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। विदाउट ए पेन, बिना पेन के भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप लोग फॉर्म 60 ले सकते हैं जो कि 3 मंथ्स तक वैलिड है। आप उसको बोल सकते हैं कि आपका जो है पेन फॉर्म 60 3 मंथ्स तक वैलिड है, उसके बाद आके आप अपना पैन कार्ड देके जाना। तो बिना पेन के भी अकाउंट ओपन हो सकता है, लेकिन कोई अननोन नेम में अगर अकाउंट बोलेगा तो बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 24/7, तो कौन से सर्विसेज जो 24/7 है, सारी सर्विसेज है, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई। आप जानते हैं, आप लोग उसको इस्तेमाल करते होंगे, तो ऑल ऑफ दिस हो गया। व्हाट इज रोल ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इसका क्या रोल रहता है, एसओसी का। सो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में कौन होगा, इट कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सेंटर में एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी हैकर्स इन सबसे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, पूरी की पूरी एक टीम होगी दैट इज इन चार्ज ऑफ कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड असेसिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पोस्चर। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी को मॉनिटर करना, चेक करना, असेस करना, यही इस टीम का काम है। टिपिकली द चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स हेड द ऑपरेशन ऑफ एसओसी, तो इसमें एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, तो वो आपका हेड ऑफ एसओसी होगा। और ये क्या करेगा, द पर्पस ऑफ एसओसी टीम इज टू डिटेक्ट, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इशू यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल सॉल्यूशंस एंड डिफरेंट प्रोसेसेस। तो अलग अलग आपके पास टेक्निकल सॉल्यूशंस है, अलग अलग प्रोसेसेस है, उसकी हेल्प से ये आपको जो भी साइबर सिक्योरिटी इशू अराइज होता है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करती है ये टीम। ठीक है, वही आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टीम का काम, वही इनका रोल रहता है कि कोई भी मतलब इसमें प्रॉपर एक टीम होगी, उसको हेडेड किया जाएगा चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के द्वारा। इनका मेन काम है डिटेक्शन करना, एनालाइज करना, रिस्पॉन्ड करना, अगर कोई साइबर सिक्योरिटी इशू होता है, अलग अलग टेक्निकल सॉल्यूशंस, अलग अलग प्रोसेसेस के इस्तेमाल से उसको रिजॉल्व करना, ये इनका काम रहता है। हु इज अ बेनिफिशियल ऑनर, बेनिफिशियल ऑनर एक पर्सन होगा जिसको बेनिफिट्स मिलेंगे किसी भी ऑनरशिप में, कोई भी प्रॉपर्टी टाइटल है, किसी भी और चीज में। जैसे आपने देखा होगा जब आप करंट अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ पे दिखाता है कि मेरे को आप 50% बेनिफिशियल रखिए, वाइफ को 30%, सन को 20%, तो इस तरह से अपनी 100% जो है वो कंप्लीट कराते हैं। तो बेनिफिशियल मतलब जिसको बेनिफिट दिया जाएगा किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रॉपर्टी में, तो उसको बोला जाएगा बेनिफिशियरी ऑनर। हु इज पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा पॉलिटिक्स में ही होगा, मतलब
ये बहुत अच्छी या बहुत ही फेमस पोजीशन में होगा, जिस मतलब ये बहुत ही पावरफुल पोजीशन में होगा जिसकी वजह से लोगों पे इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है। तो उसी को बोला जाता है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, और इसको हाई रिस्क कैटेगरी में डाला जाता है। आप जानते हैं ना, ये आपका मीडियम रिस्क, लो रिस्क, हाई रिस्क अलग अलग कैटेगरी होती है कस्टमर्स की, तो ये काफ़ी रिस्की माना जाता है। अब पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का डेफिनेशन देखते हैं। Politically exposed person are individuals who are or have been interested with a prominent public functions in a foreign country. Heads of state, मतलब इनको एक अच्छी खासी पोस्ट दी गई है किसी फॉरेन कंट्री में, जैसे कि किसी स्टेट के ये हेड है या किसी गवर्नमेंट के हेड है, या सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, सीनियर गवर्नमेंट है, मिलिट्री आपके ऑफिसर्स हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं स्टेट और कॉरपोरेशंस के, और इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियल्स हैं। तो उन सभी को क्या बोला जाएगा? पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। ठीक है, किसी भी फॉरेन कंट्री में वो अच्छी पोजीशन में है, ठीक है, फॉरेन कंट्री में किसी अच्छी पोजीशन में है तो उसको बोलेंगे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। द डिसीजन टू ओपन एन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन एंड देयर फैमिली मेंबर शुड बी टेकन। अगर बैंकों के पास वो आके अपना अकाउंट खोल रहे हैं तो अच्छी खासी जो सीनियर लेवल है वहां पे इसका डिसीजन लिया जाएगा कि अकाउंट ओपन करना है नहीं करना है। और सिर्फ इनका ही नहीं, इनके जो रिलेटिव है उनका अकाउंट भी काफी ज्यादा रिस्की रहता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए अगर इस तरीके का कोई अकाउंट ओपन कर रहा किया जा रहा है तब। चलिए इसकी डेफिनेशन पूछते हैं, और ये पूछते हैं कि ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन कौन सा रिस्क है, मीडियम, लो और हाई। तो ये आपका हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। और आप जानते हैं हाई रिस्क का केवाईसी हर 2 साल में करना होता है, मीडियम रिस्क का हर 8 साल में, और लो रिस्क का हर 10 साल में। ठीक है, ये भी पूछते हैं कि केवाईसी हाई रिस्क का कितने साल में करना चाहिए, तो हमें मालूम है हर 2 साल में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिमिटेशन पीरियड फॉर कंप्लेन फाइलिंग अंडर सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत लिमिटेशन पीरियड क्या है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और जो नेशनल कमीशन है शेड नॉट एडमिट ए कंप्लेन अनलेस इट इज फाइल्ड विद इन, तो टाइमिंग है 2 ईयर्स। हर चीज़ का एक्सपायरी टाइम होता है ना, तो वैसे ही लिमिटेशन पीरियड उसी को बोलते हैं कि मतलब मैक्सिमम कितना टाइम है कि आप उस फाइल को कर सकते हैं। तो सीपी एक्ट के तहत 2 साल तक की जो कंप्लेन है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन, तो जब भी कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी हुई और उसके खिलाफ कंप्लेन करनी है तो विद इन 2 ईयर्स आपको करनी है। और अगर कई बार 2 साल से जो डिले है उस केस में भी कमीशन चाहे तो उस कंप्लेन को एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि किस वजह से डिले हुआ। ठीक है, और इसी वजह से अगर अगर उसको लगता है कि रीजन जेन्यून है, उस केस में डिले हो पाया, तो 2 साल से ज्यादा की कंप्लेन को भी कमीशन एक्सेप्ट करता है, बट जनरली जो टाइमिंग है वो आपका 2 ईयर्स इसमें होना चाहिए। चलिए ये वाला पार्ट भी इसके साथ आपका हो गया कंप्लीट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।